मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आज हम एक ऐसे इंसान की जर्नी को समझने वाले हैं जो एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो आज वो देश के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जो है हर एक युवा में वो काम करने का जोशीला स्वभाव होना भी ज़रूरी है। तो उनकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें रहीं और उनकी जो अचीवमेंट थी उसमें उनका कितना एफर्ट लगा, उनका कितना समय लगा, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के पूरे सेशन से हम समझने वाले हैं, जो हमारी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का काम करेगी। देखो, एक चीज़ समझ लीजिए, आप ज़िंदगी में जो सोचते हैं, जो आप निश्चित और अपना निश्चय बनाते हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, तो वो चीज़ आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे। लेकिन उस अचीवमेंट के लिए आपका मानस, आपका उद्देश्य क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि सपने वो नहीं हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आपको एक बात बताऊंगा, सपने वो नहीं हैं जो आपको रात को नींद लेने के बाद आते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो इंडिया के आर्मी के प्रति अगर आप में एक ऐसा जज्बा है, अगर आप में एक ऐसा जुनून है कि अगर आप उस फील्ड में जगह बनाना चाहते हैं, तो आप में वो गर्मीला, आप में जोश ज़रूर होना चाहिए। जिस इंसान की जर्नी से हम आज वो चीज़ समझने वाले हैं। तो सुभाष यादव एक अजीज हमारे प्रिय भाई, जो कि हमारे शायद मेरे से उम्र में छोटे ही होंगे, लेकिन वो जो आज देश के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, जिनकी लाइफ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत जी। हम आज इस सेशन के माध्यम से आपकी जर्नी समझने वाले हैं। उसमें हमारे 5-7 सवाल होंगे जो हम आपसे कंसल्ट करेंगे, और हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी जो नई ऑडियंस हमसे जुड़ी हुई है, उनका इस सेशन के माध्यम से आपकी जर्नी से, आपके पूरे जीवन से, जो आपने अभी तक आपने जो चीज़ अचीव करी, वो आपकी लाइफ से एक ऐसा मैसेज लेकर के जाए जो अपनी ज़िंदगी में अमल करके अपनी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा वो दे सकें, जिससे वो भी कुछ चीज़ें अचीव कर पाए। तो आपकी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट हम जानना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो हम भी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। तो 5-7 सवाल होंगे। सबसे पहला हमारा सवाल आपसे यही होगा कि आपकी लाइफ एक्चुअल में किस बेस से आप निकले, और आज जो आपने अचीव किया, जो देश के लिए आप काम कर रहे हैं, वो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और हम उस चीज़ के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप जैसे युवाओं की वजह से आज हम इस देश में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी लाइफ की जर्नी बताइए कि आपके एजुकेशन जो फील्ड था वो कहाँ से शुरू हुआ? एजुकेशन फील्ड ये था कि मैं शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। मेरे जैसे घर से 3-4 किलोमीटर दूर ही सरकारी स्कूल थी, तो उसमें जाता था। तो 8वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ने में तब तक मेरी इतनी रुचि नहीं थी कि मैं एक एजुकेशन लेवल में ही, कि मैं उसी फील्ड में कोई आगे तक जाऊँ, या पढ़ के ही या मार्क्स ला के ही कुछ साबित करूँ। मेरी रुचि सबसे शुरू से ही स्पोर्ट्स और खेल के प्रति थी। तो शुरू से ही मैं खेल की तरफ रुझान था। मैं घर वालों के डांटने रोकने के बाद भी खेलने के लिए जाता था, कहीं भी जाता था तो आने के बाद में घर वालों से डांट भी खाता था। तो उसी दौरान मैं पढ़ता भी था, खेलता भी था। फिर यहाँ से मैंने खेल प्राइवेट स्कूल ज्वाइन की। उसमें मैंने 10th क्लास में, अभी एक बहुत अच्छी बात है कि किसी भी व्यक्ति के मार्क जो होते हैं ना कि मार्कशीट के आधार पर उसको जज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ये क्या करेगा। मेरे खुद के मार्क्स बताऊं तो 47% मेरी 10th में बनी हुई है जी। जो एक किसी लेवल के आधार पर नहीं है 47% अगर उसको मार्क्स की दर है। लेकिन मेरा सपना मार्क्स की किसी परसेंटेज बनाना नहीं था। मेरा सपना था कि हाँ, मेरे को इंडियन आर्मी और स्पोर्ट्स में करियर बनाना है जी। मैं इतना ही पढ़ता था कि जितना मैं पास हो जाऊं और ज़रूरत होती थी उतना ही पढ़ता था मैं जी। उसके बाद मैंने 12th की, और 12th करते तो 12th में भी मैंने कोई परसेंटेज पे ना ध्यान देते हुए सिर्फ उतना ही पढ़ा जितना कि मैं पास हो जाऊं, और मेरे स्पोर्ट्स पे ध्यान रहेगा, मेरी फिजिकल वर्कआउट, इन आदि पे मैंने अपना फोकस रखा जी। तो मैंने 12th के अंदर भी 59% 59% बनी। तो घर वालों ने 10th के अंदर भी जब 47% बनी तो काफ़ी डांटा कि तू खेलता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। कि कई बार तो पापा ने मेरे 1-2 थप्पड़ भी मारी है कि ग्रामीण इलाके से हैं, तो ये सब चलता रहता है। और 12th में जब 59 बनी मेरी, तो भी घर वालों ने बोला कि तूने ये 8 सब्जेक्ट लेके इतने % बनाई तो क्या करेगा, क्यों करेगा, क्या नहीं करेगा। तो उसके बाद में मैंने, ठीक है कि मेरी एज नहीं हुई 12th के बाद में 2 साल मैंने कॉलेज की। फिर एक दौर आया कि ना मैं इधर का था ना उधर का था, ना मैं फॉर्म भरने वाला था एज में, ना मेरी कोई और
स्थिति थी कि मैं स्पोर्ट्स में, घर वाले मेरे को बोल रहे कि ले जा तू स्पोर्ट्स कर ले, खेल ले। फिर 2018 का टाइम आता है, उस टाइम में मैंने घर वालों को बोला कि मैंने जाना है तो स्पोर्ट्स में ही जाना है जी। और मैं इधर से निकल गया स्पोर्ट्स खेलने के लिए एक अकेडमी में। तो वहाँ जाके मैंने कबड्डी ज्वाइन की। 1.5 महीने मैंने कबड्डी की प्रैक्टिस की। तो मेरा सपना था कि हाँ मैं इंडिया के लिए खेलूँगा कबड्डी। लेकिन घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी, आर्थिक स्थिति और सपोर्ट भी ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे को स्पोर्ट्स में आगे तक ले जाए। फिर उसी बीच में 1.5 महीने बाद में इंडियन आर्मी 2018 की भर्ती आई। तो जब 2018 की भर्ती आई तो 1.5 महीने पहले मैं उसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे बड़े भैया शंकरलाल यादव का है। तो उन्होंने बोला कि यार तू जा जयपुर विद्याधर नगरी स्टेडियम में और वहाँ जाके तू तैयारी कर ले जी। अभी भर्ती आने वाली है। तो उस दौरान ये हुआ कि मैं 1.5 महीने पहले घर से लगड़ झगड़ के कैसे भी गया, घर वालों को बिना बताए चला गया जी। तो वहाँ जाने के बाद में मैं रूम लेके रहा 1.5 महीने चोमू। फिर चोमू से भी मैं जयपुर में सिर्फ भैया को बताया और मैं जयपुर चला गया और जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में तैयारी करने लगा। तो काफ़ी दिन तक 10-15 दिन तक तो पापा को पता ही नहीं था कि मैं जयपुर भी चला गया। अच्छा। क्योंकि पापा बोलते थे कि तू यहाँ एक जगह रुक के तैयारी नहीं करेगा तो जहाँ जाएगा वहाँ भी तैयारी नहीं करेगा जी। जैसे 10-15 दिन बाद में पापा को पता चला तो पापा ने भी मेरे को डांटा ये वो काफ़ी। उसी के बीच में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम थी। तो लेकिन मेरा तो गोल ये था कि मेरे को तो इंडियन आर्मी में ही लगना है। उस टाइम ये हो गया था कि एज निकल गई स्पोर्ट्स की, सपोर्ट नहीं था तो कि अभी एक ही चांस है इंडियन आर्मी में लगना है, यही गोल है। राजस्थान पुलिस की कोचिंग के लिए घर वाले पैसे देते थे तो मैं उनको अपनी डाइट में, वर्कआउट पे खर्च करता था। ऐसे फिजूल की सी में करते नहीं। लेकिन मैं राजस्थान पुलिस की कोचिंग से चीट करता था और कोचिंग नहीं करता था। अच्छा। उसके बाद में मेरी 2018 के अंदर सितंबर में भर्ती आई। तो मैंने जब भर्ती के एक दिन पहले पापा को फ़ोन किया तो पापा काफ़ी डिप्रेशन में थे कि क्या कल रनिंग पास करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने विश्वास दिलाया कि ठीक है घर वालों की कि मैं रनिंग पास करूँगा। जब मैंने सुबह रनिंग पास कर ली थी तो उस टाइम तक मेरे पास 150 के लमसम कॉल आ चुके थे, जिसमें अकेले मेरे पापा के थे 50 कॉल। तो अच्छा। तो पापा पूरी रात से नहीं सोए थे कि ये टेंशन थी कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा जी। फिर उसके बाद में जब तक मेरे को ये था कि मेरे को तो फिजिकल पास करना है और घर वालों को साबित कर देना है कि मैंने मेहनत की है फिजिकल में। फिर उसके बाद में दूसरे दिन मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी फिट हुआ। फिर उसके पीछे कई कारण थे कि बीच बीच में नेगेटिव लोग भी बहुत आते थे कि उसको वहाँ डाल रखा है, ये कर रखा है, आपने ये कर रखा है, क्यों कर रखा है, कहाँ किस लिए भेज रखा है। वो यहाँ चोमू में डोलते हैं, निकर पहन के डोलते हैं, वो यहाँ खेलते हैं। तो काफ़ी मतलब नेगेटिव थिंकिंग पापा के पास भी जाती थी, घर वालों के पास भी जाती थी। लेकिन उस बीच में मेरे बड़े भाई शंकर भैया का काफ़ी हर जगह सपोर्ट रहता था। वो बोलता था कि तू कर तैयारी, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा। वो भी अगर कुछ गलत होता था तो मेरे को ना बताते थे ना कुछ, अपने ऊपर लेते थे, अपने ही ऊपर जिम्मेदारी से वो काम करते थे। जब फाइनल में जब मेडिकल भी पास हो गया, ऑन ग्राउंड फिट हुआ तो फिर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं जब घर आया तो मेरे को उस टाइम तक तो ये था कि यार अभी तक तो मैं पढ़ने में नहीं रुचि है मेरी। तो अभी को मेरे इतना सीरियस नहीं लिया था कि मेरे को पढ़ना है कि इस फील्ड में अभी पूरा एफर्ट लगाना है। ये हो कि हाँ यहाँ तक हो गया तो हो जाएगा। लेकिन जब मैं घर आया तो घर वालों को देखा और आसपास के एनवायरनमेंट को देखा तो सब ये बोलने लग गए थे कि हाँ सुभाष फौजी। हालांकि एग्ज़ाम तो बाकी थी मेरी, तो एग्ज़ाम बाकी थी लेकिन सब एनवायरनमेंट को देखा तो मैंने सोचा कि हाँ सुभाष अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। लाइफ में आज तक तो पढ़ने में रुचि, एजुकेशन में रुचि नहीं थी, इतना ही पढ़ता था कि हाँ जितना ज़रूरत हो। लेकिन अभी इस बार इतना पढ़ना पड़ेगा कि पूरा एफर्ट लगा कि ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने 1 महीने लगभग 15 दिन एग्ज़ाम के थे। 25 नवंबर की एग्ज़ाम थी मेरी 2018 में। तो मैंने पूरा 1.5 महीने के अंदर ना दिन देखी ना रात देखी। मेरा सपना था कि हाँ इसको जिन लोगों ने गलत मेरे को ठहराया है उन लोगों को मुझे गलत ठहराना है जी। और जो नहीं कर सकते उनके लिए एक आगे के लिए भविष्य के लिए कि कुछ करके दिखाना है कि हाँ यार एक मार्क, किसी की मार्कशीट देख के उसको जज नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते कि ये क्या करेगा जी। तो
तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उस बीच में घर वालों को भी ये बोलते थे कि ऐसा कर लो, ऐसा वहाँ भेज दो, वो पढ़ने में कमज़ोर है, उसके तो 47% ही बनी हुई है, ये है। लेकिन मैं घर वालों को विश्वास दिलाता रहता कि हाँ नहीं मैं करूँगा, मैं करूँगा। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया मेरा 6 तारीख को, तो यहीं जो ये लोकेशन दिख रही है यहीं बैठे थे हम। अच्छा। तो पापा जी एक की होता है कि किसी को देख के सीखते हैं, लेकिन मैंने मेहनत की है मेरे पापा को देख के की है। मेरे पापा जी शुरू से ही पलदारी का काम करते थे, इंदौर भी किया, जयपुर भी किया, चौमू भी किया। तो जब मैं जयपुर रहता था तो सिर्फ एक बार गया था पापा के पास। जब एग्ज़ाम से पहले मैं पापा के पास गया खर्चा लाने के लिए कि कुछ पैसे के लिए, तब मैंने पापा को वहाँ पलदारी करते हुए देखा। तब मेरे को ये लगा कि हाँ अगर सुबह इस 1.5 महीने में अगर तूने पढ़ाई नहीं की तो शायद ये ज़िंदगी का 1.5 महीना दोबारा नहीं आएगा तेरे पास। क्योंकि जो पापा की स्थिति वहाँ देखी मैंने, तो मैं ना तो रो सका पापा के सामने और ना अपने आप को अंदर से चुप रख सका जी। फिर जैसे ही मैं अपने रूम पर आया तो फिर मैंने उस दिन तो काफ़ी मैं डिस्टर्ब रहा कि मैं पापा के पास जाके आया। मैंने पापा को देखा कि हाँ यार पापा भी क्या कर रहे हैं मेरे लिए। फिर उसके बाद में मैं करता रहा। 1.5 महीने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगी जयपुर, तो उसमें मैं रिजल्ट देखने नहीं गया कि मैं इतना घबराया हुआ था कि अगर रिजल्ट देखने गया अगर नंबर नहीं आया तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगा घर पे जी। तो मैं नहीं आ पाया, गया ही नहीं मैं। तो मेरे साथ के जो भी साथी थे और एग्ज़ाम वाले, उनको कॉल किया, तो एक को तो कॉल किया तो उसने बोला कि यार भाई तेरा नंबर नहीं आया। फिर उसने दूसरे से मैंने जब लिस्ट चेक करवाई तो उसने बोला कि भाई तेरा नंबर आ गया। तो जब पहले वाले ने बताया तो पापा घर पे नहीं थे, उन वहाँ काम पे थे, मतलब पलदारी पे थे जयपुर। मम्मी भैया दादाजी अंकल हम ही बैठे थे घर पे। तो इतने में जब उसने मना किया कि भाई तेरा नंबर नहीं आया तो मम्मी जी तो रोने लगी। फिर मैंने दूसरे मेरे साथी को कॉल किया कि यार दोबारा लिस्ट देख ठीक से। तो उसने दोबारा देखा कि भाई तेरा नंबर है और फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया। फिर मैंने पापा को कॉल किया और उसी दिन पापा को बोला कि आप आज घर आ जाओ, अभी आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ अब काम करने के लिए। तो फिर पापा को मैंने बताया कि हाँ ऐसा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ये मेरी थोड़ी सी जर्नी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ जी। तो ये है कि किसी भी आदमी को खुद पे डिपेंड होना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। आशीष भाई साहब आप हो कि जैसे कि मेरे से उम्र में बड़े हो, लेकिन आज के युवा क्या है कि हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, पढ़ाई में देख लो या और किसी में देख लो, तो उनका क्या है कि एक लाइन तक तो जाते हैं लेकिन आगे भटक जाते हैं जी। तो लेकिन अपन को अपना बैकग्राउंड और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होके ही चलना पड़ेगा। इनकी पूरी लाइफ का निचोड़ जो इन्होंने कुछ लाइनों में हमें बयां किया, जो पर्सनली मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेट करी और मुझे एक वो फीलिंग दे पाई। आप फील कर पा रहे होंगे अगर इनकी जर्नी को समझा। इनकी पूरी जर्नी से जो इन्होंने अभी तक बताई अपनी स्ट्रगल टू सक्सेस तक, 4 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण। आप अगर 8th क्लास 10th या 12th तक हैं अभी, तो आपको सबसे पहले अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा। इनको पहले से ये मालूम था कि इनको स्पोर्ट्स या आर्मी की लाइन में जाना है, तो उनका मानस वहीं से बनना शुरू हो गया। सबसे पहला पॉइंट जो आपको कैप्चर करना है अभी के समय में अपनी लाइफ में। नंबर 2, घर वालों से कभी भी चीट मत करो। आप अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ कि आपको किस फील्ड में जाना है। चीट अगर आप अपने आप से करते हैं तो भविष्य का बर्बाद होना तय है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने आप को उस फील्ड के लिए तैयार किया जिसमें इनको जाना था। नंबर 3, जब इनके पिताजी मजदूरी करते थे तो उनकी सबसे बड़ी वजह वो थी कि अगर मैं मेरे परिवार को इस स्थिति से बाहर निकाल सकता हूँ तो उसमें सबसे बड़ा रोल मेरा होगा। तो आपको वजह ढूंढनी पड़ेगी। और नंबर 4, सक्सेस मिलना तय है। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक अंतर है, आप समझ लीजिए। सपने तो आपके वो होते हैं जो आपको बिना मेहनत के नींद दिला देते हैं, और अगर आपका लक्ष्य निश्चित है तो आप तब तक मेहनत करते हैं जब तक आपका वो लक्ष्य आपके पैरों में नहीं झुक जाता। इसलिए जिंदगी में कुछ भी करिए लेकिन अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उसके ऊपर आज से काम करना शुरू कर दीजिए। हम अब इस जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और 2-3 चीजें आपसे और कंसल्ट करना चाहेंगे जी। आपकी इस अचीवमेंट तक पहुंचने में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा, जो आपको ये लगा कि यार ये जो चैलेंज है मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम करा आपकी अचीवमेंट में? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि आर्थिक स्थिति थी खुद की, घर की,
कि यार ये आर्थिक स्थिति शायद आगे जाके जिनकी गुजारने के लिए तो नहीं होगी। दूसरा था कि आसपास का एनवायरनमेंट, कि यार ये तो कुछ नहीं कर सकता, ना ये फट सकता, ना इसको ये खेलने जा सकता, ना कुछ और, क्योंकि खेल में वहाँ तक प्रतिभा नहीं होती जहाँ तक आप एक नेशनल लेवल वहाँ तक नहीं जाते ना, तब तक आप ये ग्रामीण इलाकों या कोई भी मानता नहीं है। और एजुकेशन में जब तक आपके अंक नहीं है तो कोई मानता नहीं कि ये भी फट सकता है, इसको भी नॉलेज है। तो ऐसे हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं कि जिनको कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट, जिनके काम करने भी, तो ये सबसे बड़ा चैनल दो थे मेरे। तीसरा चैनल था मेरा तो खुद का था कि साथी, जहाँ भी मैं बैठता था कि वहाँ का माहौल एक अलग हो जाता था कि यार किसी भी चीज़ के लिए इसको बोलेंगे तो इसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये बहाने काटेगा। और मेरी मजबूरी थी कि वो बहाने बनाना, क्योंकि घर पे आर्थिक स्थिति का मेरे को पता था कि क्या आर्थिक स्थिति है जी। तो अगर मैं मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए बोलता तो वो भी एक असंभव था कि मोबाइल रखना ही असंभव था, तो रिचार्ज तो बहुत दूर की बात थी जी। तो ये चीज़ें कि मेरे को उस टाइम ये थी कि यार इन चीज़ों से निकलना है ना, तो इनसे लड़ना पड़ेगा पहले जी। तो ये इन चीज़ों को, फिर तीसरी चीज़ थी वो मेरे भैया, कि मेरे भैया के ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई थी शुरू से ही कि घर की, पापा जब मजदूरी करते थे बाहर तो घर की पूरी जिम्मेदारियां, वो इनके पैर की अंगुली कटी हुई थी तो वो एक इन बेल्ट लैंड में अगर आगे तक तैयारी नहीं कर सकते थे या कोई ऐसा कोर्स भी नहीं कर सकते थे कि जिसमें हम पैसे खर्च करके उनको कोर्स करवाएं और आगे जाके तैयारी कर सकें, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी तो कि हम उन पे खर्च करें और उनको तैयारी करवाएं। तो सबसे बड़ा चैनल यही था कि यार भैया को तो सक्सेस मेरे लिए कर रहे हैं, आज जो भी मेहनत कर रहे हैं तो उनको अगर इस चीज़ से निकालना है तो मेरे को सक्सेस होना जरूरी होगा जी। तो दूसरी थी कि पापा को अगर मजदूरी पलदाई छुड़ानी है तो ये चैलेंज था कि मेरे लिए अगर पापा को मजदूरी छुड़ानी है तो मेरे को तो वो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये जो 2018 का साल था वो था कि अगर इस साल में कर लिया तो ठीक रहेगा, तो आगे तो क्या होगा पता नहीं जी। देखो, इन्होंने बताया कि अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज इनका जो रहा, इनकी मतलब परिवार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत वीक थी और वही चीज़ उनको सबसे बड़ा चैलेंज भी देती थी। देखो, हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होता है, ये बात तो आप मानते हैं, समझते हैं, क्योंकि बगैर स्ट्रगल के आपकी जर्नी नहीं बनती, ये बात आप मेरे से बेहतर समझते हैं। लेकिन हर परिवार की कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। हो सकता है आपके परिवार में अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम न है और इससे अलग हट करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे आपको लड़ना पड़ेगा। अगर वाकई में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको ही लड़ना पड़ेगा। जिंदगी आपकी है, सक्सेस आपकी है और डिसीजन आपके हैं, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि जिंदगी में जो भी आप अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं उसमें जितना एफर्ट डालेंगे आप, जितना आप अपने आप को आज के समय में डालेंगे, वो समय लौट करके आपको उतना ही बेहतर आपको डायमंड बनाएगा। लेकिन ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। नंबर तीसरा हमारा एक सवाल कि आपकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट आपको कौन सा रहा जो आप दोबारा से जीना चाहते हैं? कि आप देखो, हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा समय रहता है, आप तो मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन इस छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी बहुत अच्छी बात है जो हमें इंस्पायर करती है। लेकिन इस जर्नी में भी आपका लाइफ में ऐसा कोई समय जरूर आया होगा जिसको हम वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट बोल सकते हैं आपकी लाइफ के। देखो, सबसे बड़ा गोल्डन मोमेंट ये था कि वो 6 दिसंबर 2018 का दिन जिस दिन मैं इसी जगह पर बैठा था, मेरी मम्मी थी, चाची थी, भैया थे और पापा घर पे नहीं थे, पापा जयपुर पलदारी पे थे उस टाइम जी। तो वो मोमेंट था कि मैं पापा को कॉल करके, उस टाइम मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं पापा को बोल दूं कि मेरे हाँ आर्मी में नंबर आ गया, आप घर पे आ जाओ। लेकिन जब मैंने वो बात बताई ने, एक पापा होता है ना, पापा वो ना तो बेटा उसको कभी गले लगा सकता है, ना बाप कभी खुल के गले लगा सकता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे हैं जी। कि बाप जितना प्यार करता है बेटे को, वो बेटा को नहीं बता सकता। बेटा जितना बाप को प्यार कर सकता है वो बेटा कभी जाहिर नहीं कर सकता। वो करते हैं दोनों आपस में। लेकिन उस दिन जब रिजल्ट आया तो मैं उनको कॉल करके, हिम्मत तो नहीं थी कि मैं उनको ये बता दूं कि मेरा आर्मी में नंबर आ गया, आप घर पे आ जाओ। लेकिन मैं ये था कि हाँ, आज ये बहुत बड़ा दिन है कि हाँ, आप जो इस स्थिति में हो
वहाँ से आप आपने अचीव किया, मैं अचीव किया, मैंने किया है, वो आपकी मेहनत से किया है। लेकिन जो कर रहे हो आप उसी को आज छोड़ो और आज घर आ जाओ। तो मैंने पापा को कॉल किया और पापा को बोला कि पापा बस करो अभी। बोला क्या हुआ? मैं बोला आप घर पे आ जाओ। बोला क्यों? बोला मेरा रिजल्ट आ गया। बोला यार तू बोल रहा 10 को आएगा रिजल्ट। मैं बोला आज ही आ गया रिजल्ट, मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनल। बोला सच्ची बता? मैं हाँ सच्ची। एक बात और बताऊँ मैं कि हकीकत में किसी का भी सपोर्ट होता है ना, वो बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। तो कुछ बातें बोलने से भी सपोर्ट होता है कि गलत बातें बोलने से भी आदमी को सीखने के और करने के लिए जुनून मिलता है। तो मेरे पापा थे तो वो भी मेरे को डांटा करते थे कि तू कुछ नहीं करेगा, तो ये है तू डोलता रहेगा, तू खिलेगा तो कौन सा कोहली बनेगा। लेकिन वो भी मेरे लिए मोटिवेशन होती थी कि यार पापा डांट रहे हैं, कर रहे हैं, तो मेरे लिए कर रहे हैं। तो उनके जो माँ बाप होते हैं उनकी बातों को सीरियस लो, लेकिन गलत तरीके से मत लो कि वो जो भी चाहते हैं वो अपने लिए चाहते हैं। अगर वो अच्छा कह रहे हैं तो उसको अच्छे से समझो, अगर वो गलत कह रहे हैं, बस गलत तरीके से कह रहे हैं, तो वो भी अपने लिए बोल रहे हैं। अगर वो एक गाली भी निकाल रहे हैं तो वो अपने भविष्य के लिए काट रहे हैं कि हाँ यार कुछ कर जाएगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि एक माँ होती है वो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाएगा, लेकिन एक बाप होता है वो सोचता है कि मेरा बेटा पूरी उम्र कैसे खाएगा। जी देखो, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको ये बता रहे हैं और आप उनसे चीज़ें सीख सकते हैं कि परिवार का एक पिता और एक बेटा जो होता है वो कभी भी अपने आप को गले नहीं लगाते। और ये शायद आपने भी अपनी फैमिली में कभी ना कभी ये बात ज़रूर नोटिस करी होगी। और ये बात हकीकत में मैं भी बोल देता हूँ, मैंने मेरे पिता को आज तक कभी भी गले नहीं लगाया, बाकी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि उनकी आँख इतनी ज़बरदस्त मुझे डरा देती है। अगर उन्होंने गुस्से से मेरे को देख लिया ना, तो जो प्रेम होता है आप सोचिए वो सारा मतलब अंदर छिप जाता है, कभी हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन प्रेम जो होता है वो दोनों के अंदर उतना ही होता है जितना एक बेटी और माँ के अंदर होता है। लेकिन वो गले जरूर लगाती है, लेकिन बेटा और पिता कभी गले नहीं मिलते। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं आज के सेशन से और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दुनिया क्या सोचती है उस बात की परवाह करना बंद कर दीजिए, आप जो सोचते हैं उस बात पे अमल करिए, ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और नंबर 3 इन्होंने भी बताया कि जो उनकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट रहा जब इनको ज्वाइनिंग मिली और जब इन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन करके बोला कि पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया, वो इनकी लाइफ का वन ऑफ द सबसे बेस्ट बेहतरीन गोल्डन मोमेंट रहा। अब 1-2 सवाल हम आपसे और कंसल्ट करेंगे। अगर एक सवाल जो मैं आपसे कंसल्ट करूंगा, आपने लाइफ की जर्नी बताई, लाइफ का सबसे बेहतरीन समय बताया, कुछ आपकी चैलेंजिंग समय की बातें रही वो आपने भी बताई। 1-2 सवाल और हैं कि आपकी लाइफ में अगर मैं पूरा आपकी लाइफ का निचोड़ बोलूं तो इसमें आपको हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो बताने में, बट फिर भी आप अपने खुले मन से बोलिए कि आप पूरी लाइफ का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, जिसमें आप बोलेंगे भाई इसमें भरपूर सहयोग मेरा इस इंसान का रहा, तो इसमें मैं पूरा क्रेडिट मेरी लाइफ का उनको देना चाहूँगा। क्रेडिट तो हमेशा परिवार का ही होता है, लेकिन क्रेडिट भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे फाइनेंशियल तौर से पूछूं तो मैं पापा जी हो गए कि पापा जी मेहनत करते थे वहाँ। दूसरा है सपोर्ट में करूँगी एक मनोबल और बिलीव सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं मेरे भैया को जी, जो खुद को नीचा दिखा के मेरे लिए मेहनत करते थे। और तीसरी चीज़ होती है दुआएं, तो वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, जितनी दुआएं माँ कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता है। और मेरी माँ ने मेरे लिए जितनी भगवान से ऊपर वाले ने सोते उठते बैठते जितनी दुआएं की हैं, तो शायद तो मैं तो पूरी उम्र में ही नहीं कर सकता इतनी। अगर वो उठती थी तो भी ये दुआ करती थी कि हाँ सुब्बी बोलती है मेरे को, तो सुब्बी फिजिकल पास कर दे, सुब्बी एग्ज़ाम पास कर दे, सुब्बी ठीक रहे। तो दुआएं है ना, जहाँ भी माँ बाप की बड़े बूढ़ों की ये दुआएं बहुत काम आती हैं। और मेरी इस जो जर्नी रही इसके अंदर मेरे को एहसास हुआ कि हाँ दुआएं कहाँ काम आती है। जब मेरा फिजिकल हुआ उस टाइम भी मेरे को पता चला कि हाँ कहाँ काम आ रहे हैं दुआएं। आपको पता चलता है कि हर चीज़ में कि कौन सी सपोर्ट कहाँ काम आ रहा है। जब मेरा मेडिकल हुआ उस टाइम भी मेरे को पता चला कि हाँ मेरी मम्मी की या मेरे आस पड़ोस में जितनी भी लोगों की मैंने दुआएं ली, आशीर्वाद लिया, वो आज कहाँ काम आ रहा है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि किसकी वाणी पर कब सरस्वती बैठ जाए जी। तो हमेशा किसी के भी बड़े बूढ़े का आशीर्वाद लेते रहो, पैर छूते रहो और उनसे आशीर्वाद लेते रहो, क्या पता किसकी वाणी पर कब सरस्वती बैठ जाए। जी बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मेरी माँ ने तो इतनी दुआएं मांगी हैं मेरे लिए कि मैं उनको बयां भी नहीं कर सकता। हर इंसान की लाइफ में
क्रेडिट होता है, और मैंने इनको स्पेशली पूछा तो उन्होंने बोला कि 3 लोग जो इनकी, देखो परिवार का पूरा एफर्ट लगता है तब आप सक्सेस अचीव करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपके पूरे परिवार की मेहनत होती है। इनकी लाइफ में 3 सबसे बेहतरीन के क्रेडिट, सबसे पहले इनके पिताजी, नंबर 2 इनके भाई, और नंबर 3 इनकी माँ। कभी कभार हम बोलते हैं कि किसी इंसान को कुछ ऐसी बीमारी लग जाती है कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि इनको दवा से ज़्यादा इनको दुआओं की ज़रूरत है, तो वो काम इनकी माँ ने किया। अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो इनके पिताजी ने सपोर्ट किया, और इनके मनोबल की बात करें, जो इनको मोटिवेट करने का काम किया, वो इनके बड़े भाई का क्रेडिट रहा। तो लाइफ में इनका जो सक्सेस रहा वो हमने समझा, और बहुत बेहतरीन चीज़ें रहीं जो हमें भी समझनी चाहिए। और एक चीज़ जो मैं इनके पिताजी से भी आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा, वो आज घर पे ही हैं तो हम उनसे भी मिलवाएंगे आपको, और उनसे भी कुछ चीज़ें उनकी कुछ लाइफ के मूवमेंट जानेंगे कि उनकी लाइफ में उनको क्या चीज़ें सबसे फेस करनी पड़ी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको अपने बच्चों को सक्सेस इस जर्नी तक पहुंचाने में उनकी लाइफ में ऐसे क्या मूवमेंट रहे जो उनको भी चैलेंज करने पड़े। तो कुछ उनके मूवमेंट हम आपको जरूर उनसे रूबरू करवाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। हम आपके बच्चों की सक्सेस की जर्नी में, जैसे इन्होंने बताई, काफ़ी इनका स्ट्रगल रहा जिसमें आपकी लाइफ का पूरा सपोर्ट रहा। तो कुछ ऐसी यादें जो आपको इनकी सफल करने की जर्नी में कुछ आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो आप भी कुछ अपनी लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट बताइए जो हमें भी एक मोटिव दे सके, और हमारे लिए एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज बन जाए जो हम भी हमारी ज़िंदगी में अमल करके कुछ चीज़ें हम भी हमारी लाइफ में अमल कर पाएँ या उसको अचीव कर पाएँ। देखो, अपने क्या थी कि परिस्थिति तो थी डाउन जी। मैंने खुद ने मेहनत की, खूब मेहनत की जी। और इसको मैं बोलता था कि यार तू पढ़ता नहीं है जी। इसका खेलने में रुचि ज़्यादा थी जी। तो मैंने बोलता था यार तू खेलने जाता है, तू कौन सा कोहली बनेगा जी। तू पढ़ेगा तो कहीं लग जाएगा। जी। नहीं, आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे तेरे भी मेहनत करनी पड़ेगी, और अपनी स्थिति है डाउन। जी। तो इसने बोला पापा मैं खेलूंगा, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया, खूब डांटा इसको, पर फिर भी ये खेलने जाता था। जी। कई बार तो इसको मैं पकड़ के भी लिया था कि नहीं मैं तेरे को खेलने नहीं दूंगा। और परिस्थिति थी डाउन। सरकारी स्कूल में पढ़ा 8वीं तक है। दोनों भाई पढ़े, इससे बड़ा वाला भी पढ़ा। जी। उसके पैर की आंगलें अट गई। मैं उसको बोला यार शंकर तू भी कर ले कुछ। तो उसने बोला नहीं पापा, अपन तो इसको शिक्षित कर लेंगे, कुछ मैं करूँगा कुछ तुम करोगे, तो इसके पैसे लगा लेंगे, तो ये इसको मेहनत करवाएंगे तो ये लग जाएगा। जी। मैंने बोला यार शंकर तू समझ थोड़ी देर के लिए। नहीं पापा ये लग जाएगा तो मैं लग जाऊंगा। जी। उसने भी क्या कि एक पेट्रोल पंप पे नौकरी की पहले तो, सरगोट पेट्रोल पंप पे, और मैंने पहले तो इंदौर जाता था। फिर तो वहाँ पे किसी से काम करते थे इंदौर में? मिर्ची का काम करता था। अच्छा। मिर्ची का काम करता था, और फिर मैंने जयपुर काम किया। फिर 2018 के अंदर चोमू चला गया। जी। हम टमाटर तोड़ रहे थे, तो मैंने बोला, इसकी मम्मी थी घर पे नहीं थी, और मेरे को बोला मैं जा रहा हूँ कमरा पे। तो मैं बोला यार तू खेलने के लिए जा रहा है, मैं नहीं भेजूंगा तेरे को। तो ये मेरे को बिना के ही निकल गया। वहाँ मम्मी थी इसकी, कोई हॉस्पिटल में गई हुई थी, उसको बोला मम्मी मैं तो आ गया, पापा ने मैं बोल के आया हूँ कि मैं तो जा रहा हूँ। तो वहाँ कमरा लेके रहने लग गया। जी। तो 1-1.5 महीना वहाँ खेला भी, तो उसने तैयारी भी की। मैं बोला कि यार मैं तेरे को आर्मी में नहीं लगने दूंगा। अच्छा। नहीं कि पापा मैं तो आर्मी में ही लगूंगा तो आर्मी में लगूंगा, नहीं लगूंगा नहीं। मैं इसको ऐसे पूछा तुम्हारी ये क्या सोच है कि तू आर्मी में ही लगेगा? तो इसने बोला कि पापा आर्मी में लगूंगा, बढ़िया तो नौकरी है मेरे लिए, मेरा दिल में बढ़िया नौकरी है। और आगे जाके 16 साल की नौकरी है, तो कोई जॉब और करूंगा तो मैं रिटायर्ड आऊँगा जब कर लूँगा। जी। मैं बोला यार तू राजस्थान पुलिस की तैयारी कर ले, पैसा लगेगा मेरे कितना भी लगेगा, पर तू कर ले। नहीं पापा मैं नहीं करूँगा। अच्छा। फिर क्या हुआ कि मैं जयपुर था, इसको बोलता था कि मैं कभी भी खर्चा भी, मेरे को नहीं बोला इसने। अच्छा। कि मेरे को ये पीसी चाहिए। आपकी मम्मी को बोला, या तो आज भी आपकी आप मम्मी को और या आपका भैया को ही बोलता है, इसके पास में खर्चा नहीं होता। नहीं ड्यूटी कर रहा है ना, 3 साल हो गई, पैसे दे देता आप उनको, फिर ये खर्चा के मांग के लेता है। जो आपकी मम्मी से और आपके भैया से लेता है। कहता है कि मेरे को पीछे चाहिए। फिर मैं मेरे को बोले तो मैं दे देता हूँ। तो इसने वहाँ चला गया, फिर ये जयपुर चला गया। जनाब भैया को तो बता दिया इसने है कि मैं जयपुर जा रहा हूँ भैया, तो उसको तो ध्यान था, मेरे को नहीं पता था। फिर उस टीचर ने मेरे को कॉल किया कि सुभाष की फीस भेजो। जना मैं इसको कॉल किया, यार तू कहाँ है? मैं जयपुर आ गया पापा।
ये डरता सा बोला मेरे को जयपुर आ गया, तो मेरे को फीस के लिए वो बोल रहे हैं मेरे को 2-3 बार, तो मैं तुम्हारा नंबर दे दिए। मैं उसने बोला यार आज तो मेरे पास है नहीं इतने पैसे, और 5,000 मैं डला रहा हूँ तुम्हारे को और बाद में दे दूँगा। 5,000 उसको डला दिया। फिर वो मैंने वो फिर बोला 10,000 डाल दो, तो बोला मैं 5,000 फिर डाल दिया उसको। ऐसे इसकी फीस देता रहा। फिर इसको मैं बोला खर्चा का पैसे ले जा, जयपुर था, खर्चा नहीं होगा तेरे पास। पापा जी मेरे पास है। तो फिर मैं इसको ज़बरदस्ती बुलाया हूँ। फिर इसने मेरे को देखा तो इसकी कैसे हो गया इसको कि यार पापा इतनी मेहनत करते हैं तो वो है। फिर मैं इसको ये बोला कि 3,000 रुपये दिला दूँ तेरे को ठेकेदार के पास। नहीं पापा मेरे को 1,000 रुपये दे दो, इतने नहीं, ज़रूरत नहीं है इतने का, तो मेरे पास तो है। मैं ज़बरदस्ती इसको 2,000 रुपये दिए जी। ये बोला यार अपनी मम्मी को घर आके बोला कि पापा तो इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक उसका तो पसीना भी नहीं सूखता है। अच्छा। मेरे को तो बहुत गलत लगता है यार, पापा ज़बरदस्त मेरे को 2,000 रुपये दे दिए, उसमें से भी मैं तो बचा रखा हूँ कभी। अच्छा। फिर ये मेरे को बोली, जब मैं बोला अरे पागल मैं तेरे को खाने के लिए बोला था, तू मेहनत कर रहा है वहाँ तो पेट में नहीं खाएगा तो मेहनत कैसे होगी तेरी। बिल्कुल सही बात है। और मेहनत खूब की। फिर इसका रिजल्ट आया जब ये मेरे को बोल दिया कि पापा आप घर आ जाओ और अब तुम्हारे को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी खेती है वो करो और मैं खूब हूँ मेहनत करने के लिए। ऐसी बात। एक सवाल मेरा और था, और आपने जो समझा होगा कि पिता के लिए अपने बच्चों को सफल करना अपना हर एक इंसान का सपना होता है, और शायद हो सकता है अगर आप कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि अपने बच्चे को सफल करना अपने आप में पेरेंट्स के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होती है। एक सवाल जो मेरा ये था आपसे कि आपको क्या कभी कभी ऐसा डाउट होता था क्या, या लगता था कि यार मेरा बच्चा सफल होगा या नहीं होगा? मतलब कभी ऐसा लगता था जैसे ये कहीं पे खेल कूद के लिए भाई आपको चीट करके जाता था, भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो आपको कभी कभी ऐसा डाउट होता था? मेरे को बोल के नहीं जाता था ये जी, मम्मी को बोल जाता था। इसकी मम्मी क्या है कि माँ की आत्मा होती है, तो मम्मी को बोल जाता कि मैं मम्मी वहाँ जा रहा हूँ, तो ये भी मेरे को नहीं बताती थी कि वो सुभाष वहाँ गया। अच्छा। फिर मैं इसको डांटता था, तो वो बताती थी वो खेलने गया है, मेरे को बोल के गया है, तो मैं इसको वो डांटता कि वो नहीं लगेगा कभी ज़िंदगी में भी सर्विस नहीं लगेगा, वो पढ़ने में तो ध्यान है नहीं और उसको तो खेलने में ध्यान है जी। तो ये बोलती थी नहीं वो समझ जाएगा, टाबर है अभी तो, और वो ज़रूर लगेगा। इसकी आत्मा ऐसी करती थी कि वो लगेगा, और मेरी आत्मा में ऐसी रहती थी कि अपन मेहनत भी कर रहे हैं और बचपन से मेहनत करते आ रहे हैं और आज भी अपन मेहनत कर रहे हैं, पर ये नहीं लगेगा ना। भाई बड़े वाले की आंगली कट गई, उसको अपन बोल रहे हैं कि ऐसे कर ले तो वो भी नहीं कर रहा है। अरे ये नहीं लगेगा तो आपने तो कोई मेहनत करी भी बिना करी हुई होगी। जी समझ गया, ऐसी बात है। इनके दूसरे सवाल, हमारे दूसरे सवाल और इनके जवाब से हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, जो मैं पेरेंट्स के नाते आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूँगा। मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर सकता, लेकिन एक सुझाव है मेरा कि आपको बच्चों पे, देखो पाबंदियाँ ज़रूरी है, इस बात को मैं मानता हूँ, और जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों पे कंट्रोल भी होना आपका ज़रूरी है। देखो कभी कभार क्या होता है, अगर बच्चा कुछ रास्ता भटक जाता है तो फिर उसका कंट्रोल में होना ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 100% बच्चे सक्सेस होते हैं। 100 में से अगर जो बच्चा वाकई में अपने गोल पे फोकस करता है उसका सक्सेस होना तय है। जैसा कि इन्होंने बताया सुभाष जी ने कि इनका दृढ़ संकल्प निश्चित था कि मुझे वो उस फील्ड में जाना है। अगर वो दृढ़ संकल्प अगर एक बच्चे में होता है तो उसका सक्सेस होना तय है। अब ये एक बच्चे का दृष्टिकोण तय करता है, लेकिन कभी कभार हमें बच्चों को, क्योंकि आजकल जैसे कि मॉडर्न जमाना हो गया और डिजिटल जमाना है, तो बच्चे क्या है कि अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं। हो सकता है जैसे कोई मॉडलिंग लाइन में जाना चाहता है, कोई एक्टिंग लाइन में जाना चाहता है, और जैसा कि इनका पैसा था भाई मैं एक इंडियन आर्मी के लिए जो मतलब जॉब करूं। तो हर एक इंसान का अलग अलग फील्ड होता है किसी भी फील्ड में जाने का। बट कभी कभार हमें थोड़ा सा बच्चों पे भरोसा भी दिखाना जरूरी है। इनकी माँ को तो पूर्ण विश्वास था, लेकिन पिताजी को कभी कभार ये लगता था जो मैंने मेहनत करी अगर वो बेकार हो गई तो बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो बच्चा एक कठोर निर्णय से उस निर्णय को देखता है। एक माँ होती है वो एक प्रेम के विवश हो, मतलब एक प्रेम के अंदर विवश होकर के उस डिसीजन को देखती है। अपनी जगह दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन कुछ कभी कभार हमें बच्चों को भी समझना जरूरी है। ये बात हमें इस सेशन से समझने को मिली। एक सबसे बेहतर चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा सुभाष जी, कि आप अभी तक के अपने लाइफ के सक्सेस से और पूरी लाइफ के निचोड़ से एक ऐसा मैसेज क्या देंगे नए यूथ को
जिससे वो इस सेशन को लेकर के जाहिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ को सक्सेस के रूप में बदल सके, तो वो क्या चीज़ बोलना चाहेंगे? तो सबसे बड़ा मैसेज यही देना चाहता हूँ कि कभी भी निराश नहीं होना। एक तो कि हाँ, जिस फील्ड में उतर गए ना, उसके पक्के खिलाड़ी बनना है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, कोई सा भी फील्ड हो, डिजिटल हो, कुछ भी हो, अगर उसमें उतर गए तो उसके पक्के खिलाड़ी, इरादे और अपनी सोच उसके प्रति। मैं 3 शब्द बताऊंगा आपको, ये अगर अपनी लाइफ में आपने अपना लिया ना, तो जीरो से हीरो बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पहला होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब समर्पित। अगर जिस फील्ड में उतर गए उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। अगर आप उस फील्ड में 100% समर्पित कर देते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा होता है डिसिप्लिन। अगर आप व्यक्ति के अंदर अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो वो कहीं भी सक्सेस हो सकता है, किसी भी फील्ड में उतर सकता है, उसको मतलब मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता उसकी मंजिल पाने से। तीसरा वर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास से हो कि मैं ये कर सकता हूँ, 100% आत्मविश्वास है, एक दिन हारोगे, 2 दिन हारोगे, 3 दिन हारोगे, लेकिन चौथा दिन आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये 3 वर्ड है ना, DDS, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अनुशासन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना के रखना, परिवार के साथ जुड़े रहना और अपने सपनों को दिन में देखना, रात में नहीं, दिन में देखना ज़रूरी रखना। बस यही कहना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया उसके लिए। एक चीज़ पूरा निचोड़ समझ लीजिए और आपने समझ लिया होगा, जैसा कि उन्होंने बोला कि अगर आप लाइफ में अगर सही मायने में, सही दृष्टिकोण में कुछ बेहतर अचीव करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में अनुशासन क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को लेकर के खुद को एक अनुशासन में नहीं बनाएंगे कि अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं तो रात को पढ़ रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं तो दोपहर को पढ़ रहे हैं, मतलब आपका ये कोई शेड्यूल सिस्टम ही नहीं है। अगर आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं उसमें आप उस चीज़ को अगर एक डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करते हैं, मतलब आपको ये मालूम ही नहीं कि भाई 6 कब बज रहे हैं, 10 कब बज रहे हैं, 9 कब बज रहे हैं, मतलब आपको कोई चीज़ का मतलब मालूम नहीं है, तो आप उस मार्ग से भटक रहे हैं। तो आपका डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। सफलता आपके कदम दोस्त जरूर चूमेगी। इस वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे बेहतर आपको मोटिव कर पाया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद, धन्यवाद। साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरी 3 साल की सर्विस के अंदर मैंने जो जीवन के अंदर जो संघर्ष किया, उसको देखते हुए मैंने ही खुद ने अपनी एक डिफेंस लाइन की कोचिंग संस्था खोली है, जिसका नाम भी बहुत ही यूनिक है। आप उसको सुनोगे भी तो भी आपको अजीब नाम लगेगा, लेकिन उस नाम के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है। उस अपनी संस्था का नाम है फ्यूचर फाइटर डिफेंस एकेडमी। जो सबसे बड़ा उसका मोटो तो है कि गरीब बच्चों को उठाकर एक इंडियन आर्मी लेवल की, स्पोर्ट्स लेवल की तैयारी करवाना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ मैं आपको कि हमारी डिफेंस के अंदर जिसके माता पिता नहीं हैं, उनको फ्री एंड कॉस्ट किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है। रहने, खाने तथा कोचिंग एवं ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। तो ऐसे आपके पास में जो भी मतलब बच्चे हैं जो इस स्थिति में है, जिनके माता पिता नहीं है, वो उनसे हमें संपर्क कराए। ये कोचिंग हमारी जयपुर ज़िले में चौमू तहसील में है और मैं हमेशा आता रहता हूँ। जैसे भी छुट्टी आता हूँ तो बिल्कुल पूरा टाइम उधर ही देता हूँ, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है कि जैसे मेरे जैसे गरीब घर के बच्चे हैं उनको मैं उठा कर मेरी स्थिति है जो इंडियन आर्मी में लगाऊं उनको, और अपने परिवार का वो खर्चा उठा सके, देश की सेवा कर सकते। तो ऐसे इसके अलावा जो गरीब बच्चे जो फीस देने में असमर्थ हैं, जो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आजकल जो इस फील्ड में भी क्या है कि लूट मचा रखी है लोगों ने। किसी ने 10,000 फीस कर रखी है, किसी ने 8,000 कर रखी है। तो अगर मैं अपने आप को लेकर देखता हूँ तो क्योंकि मैं भी इतनी फीस ऑब्जर्व करने में सहमत नहीं हूँ या तत्पर नहीं हूँ कि नहीं दे सकता मैं, तो उसी लेवल के आधार पर मैंने ये डिफेंस खोली है कुछ सोच समझ के, जिसका नाम भी फ्यूचर फाइटर डिफेंस है। FFDA फ्यूचर फौजी या फ्यूचर फाइटर, भविष्य से लड़ने वाले। तो आपके आसपास में जितने भी बच्चे हैं वो आए, एक बार देखें
और एक बार मेरे से कांटेक्ट ज़रूर करें, कम से कम किसी गरीब का भला हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। तो आपके आसपास में ऐसे अगर बच्चे हैं तो उनसे मेरे से संपर्क कराएं और एक बार फ्यूचर फाइटर डिफेंस एकेडमी में ज़रूर सुभाषपुर जी से मिलकर जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।